हेलो बच्चों। तो देखिए, अब हम स्पर्शरेखा और अभिलंब पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ आज सुबह जो हुई कि मैंने वीडियो बनाई पूरी और आधी ही वीडियो रिकॉर्ड हुई। तो अब देखो, मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही है आधे घंटे। अब मैं दोबारा से बोलूँगा और दोबारा से बनाऊँगा। तो सोचो कि कितनी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, उसको अपलोड करने में, पहले नोट्स बनाने में। ठीक है, सबसे पहले नोट्स बनते हैं। बहुत बुक को पूरी अच्छी तरह से ढूंढ कर, अच्छे से अच्छी चीज़ को लिख कर नोट्स बनते हैं। उसके बाद उसे रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने में देखो कैसी प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि रिकॉर्ड होती नहीं वीडियो, और हम दोबारा से फिर रिकॉर्ड करनी पड़ती है, 2 बार रिकॉर्ड करनी पड़ती है कई दिन। और आज भी सेम ऐसा ही हुआ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी अच्छे से समझाया था पहले वीडियो में, फिर वो गड़बड़ी आ गई। तो कोई बात नहीं, दोबारा से समझा दूंगा। तीसरी बात, उसके बाद फिर देखो, सबसे पहले नोट्स बने, उसके बाद रिकॉर्डिंग हुई ऐसी गलत। ठीक है। तीसरी बात, फिर हमने अपलोड की, और अपलोड करने में देख रहे होगे कि कई दिन अपलोड करते हैं तो आधी वीडियो चल रही होती है, आधी चल ही नहीं रही होती है। ठीक है, इसलिए आजकल तो मैं जब भी अपलोड करता हूँ तो फिर से चेक करता हूँ। कई बार क्या प्रॉब्लम आ रही है, यूट्यूब की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो यूट्यूब का जो सिस्टम है वो क्या कर दे रहा है गड़बड़ी। कई बार तो अपलोड ही नहीं हो रही, पहले अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद पूरी अपलोड हो जाती है। जब मान लो कि 300-400 MB की वीडियो बनी और वो पूरी अपलोड हुई, अपलोड होने के बाद वो प्रोसेसिंग करता है, और वो प्रोसेसिंग 0% में ही रह जाती है। यानी वो वीडियो अब प्रोसेस नहीं होगी, उसको डिलीट करके दोबारा अपलोड करो। ठीक है, 2 बार अपलोड करो। ऐसा कई दिन हुआ है मेरे साथ, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बताता, आप लोग बताते थे, उसके बाद पहले मैं 2 बार अपलोड कर लेता था, उसके बाद आप कहते थे कि आधी वीडियो चल नहीं रही है, तो फिर तीसरी बार अपलोड करता था। 3 बार मुझे अपलोड करनी पड़ रही थी वीडियो को। ठीक है, उसके बाद चौथा काम कि आप लोगों को वीडियो दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, और उसके बाद एक ही लड़की है जो काम करके मुझे रोज़ भेजती है, जिससे कभी भी कहो तो ग्रुप में भेजो, तो वो एक ही लड़की है जो काम भेजती है सारा का सारा। बाकी कोई भी काम नहीं भेज रहा होता है। अब पता नहीं तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर मान लो कि स्कूल नहीं खुला तो ऑनलाइन पढ़ाई तो चल ही रही है ना। तो आप तो सभी के सभी बच्चे पढ़ ही रहे हो, और बोर्ड के पेपर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 100%, 99% चांस होंगे कि 10th और 12th के पेपर तो होंगे। अगर साल भर भी स्कूल नहीं खुलेगा तो भी 10th और 12th के पेपर होंगे ही। चाहे इजी मार्किंग करेंगे, बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन होंगे पेपर ज़रूर। और फिर आप लोगों में से कई सारे बच्चे जो नहीं पढ़ रहे होंगे वो पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आपने, एक तो पहली बात, ऑनलाइन पढ़ना इतना टफ है कि आपके सामने टीचर नहीं है, कई चीज़ें नहीं आती, पूछ नहीं पाते हो। कई चीज़ें सोचते हो कि सर से पूछते नहीं है, चलो ऐसे कर लेते हैं, तो वही चीज़ पेपर में आ जाती है तो फिर समझ में नहीं आती है। तो देख लो कि इतनी सारी प्रॉब्लम हम लोगों के लिए भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ही ऑनलाइन पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है कि नेट नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम बच्चों को भी आ रही होंगी। कहीं किसी के यहाँ नेट नहीं होगा, किसी के यहाँ, अगर मान लो 2-3 भाई बहन हैं तो हर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो नेट डालोगे कितना भी तो वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, पहुँचेगा ही नहीं। तो प्रॉब्लम इसीलिए ये 4 दिन ही हफ्ते में क्लास हो रही है, ताकि कम से कम 4 दिन आप पढ़ लो और 4 दिन आपके, 2-3 दिन आपके भाई लोग पढ़ लें। तो उस तरह से आप लोग एडजस्ट कर सको, ये सब चीज़ इसीलिए की गई है। इसीलिए मैं रोज़ वीडियो नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं रोज़ वीडियो बना कर दे दूँ एक एक। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी पढ़ रहे हैं हम ऐसे पढ़ो और मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखो ही मत। और देखो, इतनी मेहनत करके मुझे लगा लो, अगर इतना काम मेरे साथ, ये सारी प्रॉब्लम किसी न हो जाए। जैसे आज एक प्रॉब्लम ये वाली अभी चल रही है कि नोट्स बनाए थे, वीडियो बनाने बैठा एक बार में, अब पूरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। बताओ, अब अपलोड करते वक्त भी यही प्रॉब्लम आएगी, देखना 3 बार अपलोड करनी पड़ती है मुझे। और चौथी बात, फिर पढ़ते नहीं हो, तो मुझे इस पूरे काम में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। 4 घंटे तो मान के चलो कम से कम, एक क्लास की, वो भी 12th क्लास की बनाने में। तो 4 घंटे जब मुझे इतना मेहनत करने में लग रहे हैं, तो आप आधा घंटा की वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो नहीं देख पा रहे हो, तो फिर क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ो। और चलो फिर दोबारा करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले स्पर्श रेखा और अभिलंब होता क्या है। एक वक्र होता है, ये वक्र है। वक्र ऐसा भी हो सकता है, वक्र कैसा भी हो सकता है, किसी भी, कुछ भी आपने ऐसे खींच दिया, ये वक्र है। वक्र में किसी बिंदु पर अगर आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब निकालना है, ये किसी एक बिंदु पर निकलते हैं, दोनों के दोनों। जैसे मुझे इस बिंदु पर अगर अब स्पर्श रेखा निकालनी है, तो मुझे एक ऐसी रेखा खींचनी पड़ेगी, ऐसी लाइन, यानी स्पर्श रेखा को टेंजेंट कहते हैं। एक ऐसी टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचनी है जो एक ही बिंदु को छू कर जाए। ऐसे करके पास करूंगा, एक ही बिंदु को टच करके सीधी जाएगी वो भी। अब ये प्रकार और कंपास और स्केल से ही हो पाएगा, उससे आप खींचोगे तो खींच लोगे आसानी से। इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक कर्व बनाया है, ये
वक्र जिसे कहते हैं लिखा है, देखो दोनों लैंग्वेज में, आपने अपनी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश वालों को खुद लिखना है। उसके बाद इस बिंदु से हमें पास करनी है, तो यहाँ से ये एक लाइन हमने खींच दी, ये स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट है ये, जो सिर्फ एक ही पी वाले बिंदु को जिसके निर्देशांक यानी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं x0 y0, इसको छूकर जा रही है, तो ये स्पर्श रेखा है। और इसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा हमने या टेंजेंट खींची है, इस पे जो परपेंडिकुलर होती है ये ऊपर की ओर को, यानी 90 डिग्री पर जो बनेगा अभिलंब, लंब जो होगा इस पर, उसको अभिलंब कहते हैं, नाम में ही लंब लिखा हुआ है, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब दोनों चीज़ों को जल्दी से समझो, समराइज करते हैं, बहुत लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो फिर और टाइम ज़्यादा लग जाएगा आप लोगों का भी और मेरा भी। तो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट क्या होती है? किसी भी कर्व यानी किसी भी वक्र पर एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम कहते हैं क्या? टेंजेंट। ठीक है, ये खींची है, और उसी बिंदु पर लंब यानी उसी बिंदु पर जो परपेंडिकुलर होती है इस पॉइंट पर, उसको कहते हैं अभिलंब। समझ गए? अब स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता क्या होती है? पहली चीज, ये एक वक्र है, इसकी प्रवणता अगर निकालनी है तो ये कितने डिग्री पर एक्स अक्ष के, या एक्स एक्सिस है, ऐसे वाई एक्सिस होगा, एक्स अक्ष के धनात्मक इस वाले से कितना डिग्री पर झुका हुआ है, उसको कहते हैं इसकी प्रवणता, यानी इसकी प्रवणता को बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में प्रवणता, स्लोप बोलेंगे, SLOPE। ठीक है, जैसे अब ये है हमारे पास एक वक्र, इसकी प्रवणता निकालो कहेगा कोई, तो प्रवणता निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ती है स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की। जो टेंजेंट की प्रवणता होती है वही वक्र की प्रवणता भी होती है। ठीक है, अब जैसे इस पर हमने ये टेंजेंट खींच ली, अब हम यहाँ पे एक एक्स अक्ष खींचेंगे और इसकी धनात्मक वाले से ये वाला कोण देखेंगे इनके बीच का, ये वाली लाइन के साथ, थीटा, यही क्या है इसकी प्रवणता होती है। समझ गए? वक्र की भी और स्पर्श रेखा की भी। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता आगे पे देखोगे तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे ही अभिलंब की प्रवणता भी निकाल सकते हैं हम लोग, एक्स अक्ष के साथ में जितना डिग्री बनाए, तो वो अभी देखते हैं आगे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले प्रवणता क्या होती है? कोई वक्र एक्स अक्ष की धन दिशा से जिस कोण पे झुका होता है वह इसकी प्रवणता कहलाती है। द एंगल इन विच एनी कर्व, ये थोड़ा सा लैंग्वेज गलत हुई है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? द एंगल मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, द एंगल मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस द एंगल ऑफ कर्व, द एंगल ऑफ एनी कर्व मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ दैट कर्व। ठीक है, ये लिख लेना इंग्लिश वाले, यानी वही एक्स एक्सिस है और थीटा से दिखाएंगे प्रवणता को, प्रवणता को थीटा से दिखाएंगे। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता को अलग और अभिलंब की प्रवणता को अलग अलग सूत्र में निकालते हैं। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है उसको टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा से निकालते हैं, थीटा तो पता है ना, या dy/dx, कहीं पर टेन थीटा नहीं है, अगर थीटा नहीं दिया है तो वहाँ पर, कहीं पर y दिया है तो वहाँ dy/dx, और कहीं पर अगर दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु यहाँ पर x1 y1 और दूसरे बिंदु x2 y2 दिए हैं, तो वहाँ पर प्रवणता क्या होगी? y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 होगी। ठीक है, और ऐसे अभिलंब की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? वो -1 अपॉन जो भी इसकी प्रवणता होती है ना वो आ जाता है। यानी ये देखो पहला वाला टेन थीटा है तो -1 अपॉन टेन थीटा, ये dy/dx है तो -1 अपॉन dy/dx, ये y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 है तो यहाँ क्या होगा? -1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिखा हो गया यहाँ पर। और इसी वाले को ऐसे लिखा है, dx को ऊपर ले आए हैं तो ऐसे लिख दिया है। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर इसकी प्रवणता m है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की, तो अभिलंब यानी नॉर्मल की प्रवणता क्या होगी? -1 अपॉन m होगी, यानी इन दोनों को गुणा करोगे जब तो -1 आएगा, mm कट जाएगा ना, यही नीचे है इन दोनों के बीच में संबंध। स्पर्श रेखा की प्रवणता जिसको m1 माना है, अभिलंब की प्रवणता जिसको m2 माना है, इसके बंधित संबंध जो है m2 और m1 और m2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। आ भी रहा है, देख लो आप, इसको और इसको गुणा करोगे मल्टीप्लाई तो ये कटेगा -1 आया, इन दोनों को करोगे तो ये कटेगा -1 बचेगा, -1 आएगा, ऐसे तीसरे वाले को तीसरे से करोगे तो भी -1 आएगा। बाकी इंग्लिश वालों के लिए रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना, हिंदी वाले हिंदी में।
तो एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हिंदी वालों के लिए हिंदी में और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में ढूंढना पड़ता है, तो 2 बुकें साथ पर रखकर नोट्स बनाने पड़ते हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है 12th क्लास में। हाँ 11th में नहीं, 11th में मुझे सिर्फ हिंदी में ही बनाना है, तो एक बुक पकड़ के सीधे से बन जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखो और थोड़ी सी मेहनत कर लो। उसके बाद स्पर्शरेखा की समीकरण निकालो और अभिलंब की समीकरण निकालो, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये 2 हैं टॉपिक। तो स्पर्शरेखा की समीकरण निकालने के लिए आपको एक बिंदु चाहिए होता है x0 y0, और एक स्लोप चाहिए होती है यानी प्रवणता चाहिए होती है m। जैसा कि आप देख रहे थे, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला बिंदु होगा जिस बिंदु पर बना है x0 y0। और स्लोप आपको मैंने बता दिया कैसे निकालोगे, प्रवणता ये तरीके हैं आपके पास। तो इसके लिए दोनों चीज़ें जब आपके पास हैं तो y माइनस वाई जीरो बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो होता है स्पर्शरेखा की समीकरण। और अभिलंब की समीकरण होती है y माइनस वाई जीरो इक्वल टू -1/m, क्योंकि आप जानते हो अभिलंब का जो प्रवणता होती है वो -1/m होती है। अगर इसकी m है तो इसकी -1/m होगी। आप m निकालना सीख लो। आप एक बार अगर ना इसकी प्रवणता निकालना सीख लो तो इसकी निकालने के लिए हमेशा -1/, इसकी प्रवणता लिख देना। समझ गए, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो y माइनस वाई जीरो इक्वल टू -1/m एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, जहाँ दोनों के लिए जो m है वो पहले वाले का ही m काम करेगा। समझ गए। अब आपको ये 5 चीज़ें याद रखनी है, ये प्रवणता, इसकी प्रवणता और इनके बीच संबंध और इन दोनों की समीकरण। अधिकतर काम आपको दोनों की प्रवणता और समीकरण से बन जाएगा। ठीक है, इतना ही है बस। और एक दो चीज़ें और हैं यहाँ पर जो कि काम आएंगी। अगर मान लो आपसे कोई कह दे कि अगर जो प्रवणता है यानी जो आपकी स्लोप है dy/dx कहो या tan थीटा कहो, ये अगर जीरो हो जाए तो tan थीटा जीरो होगा तो थीटा भी जीरो आएगा, 0 डिग्री पर ही tan का मान जीरो होता है। ठीक है, और जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा होगा। ठीक है, तो एक्स के साथ 0 डिग्री मतलब एक्स के ही ऊपर आएगा, और इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स के समांतर है यानी पैरेलल है एक्स के। तो यानी अगर आपको tan थीटा जीरो दिखे या dy/dx जीरो दिखे तो आप कह सकते हो कि रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, यानी लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और अगर आपको tan थीटा यानी dy/dx से इन्फिनिटी दिखे तो आपको पता है कि tan में जब 90 डिग्री पर ही क्या होता है, इन्फिनिटी होता है मान, यानी π/2 पर इन्फिनिटी होता है, तो थीटा π/2 होगा। π/2 का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण है, यानी ये 90 होता है, यानी यहाँ पर होगी वो जो रेखा होगी, यानी ये वाई अक्ष के समांतर हो गई या एक्स अक्ष के लंबवत कह सकते हो इसको। ठीक है, तो इसके लिए हमने लिखा है कि यानी एक्स अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या वाई अक्ष के समांतर वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। बस यहाँ काम आएगा वाई एक्सिस वाला। यानी अब पूरा समराइज करते हैं, अगर कभी प्रवणता जीरो हो तो जो लाइन होगी वह एक्स अक्ष के पैरेलल होगी यानी एक्स अक्ष के समांतर होगी, और जब कभी प्रवणता इन्फिनिटी होगी तो लाइन जो होगी वो वाई अक्ष के समांतर होगी यानी पैरेलल टू वाई एक्स होगी। वह इतना याद रखना है, क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, चलो 3 उदाहरण कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन जो आप खुद करोगे। उदाहरण 14वां जो है इसके जैसे ही 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, ये खुद करोगे। ये उदाहरण मैं करा के समझाता हूँ। तो पहला है उदाहरण x बराबर 2 दिया है, y बराबर x³ माइनस एक्स, यह आपको एक वक्र दिया है। क्वेश्चन आप पीछे देख लोगे। और स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालनी है आपको, स्लोप निकालना है टेंजेंट। तो हम लोगों को पता है कि जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो dy/dx होती है। अब y हमें दिया है और हम इसका अवकलन करेंगे, तो dy/dx 3x² - 1 आ गया। अब आपको ऊपर पता है कि एक x बराबर 2 भी दिया है, तो इसमें x की जगह 2 रख दो, तो रखोगे तो 3 × 2 का स्क्वायर -1, तो 3 × 4 - 1 12 - 1 11 आ जाएगा, ये आंसर। बस आपको अवकलन करना है एक बार और उसमें x का मान रख देना है, इतना ही सा है। ठीक है, उसके बाद आगे के, चलो ऐसा करते हैं, 1 मिनट, अब 15 मिनट की वीडियो ही बना रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में सारे क्वेश्चन कराए थे 2-3, तो इसमें फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, ये उदाहरण कर लेना 14वां, और पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लेना, उसके नीचे फ़ोटो आप देख रहे होगे, ये है पहला और दूसरा क्वेश्चन हिंदी वालों के लिए, और ये है इंग्लिश वालों के लिए। सेम काम है जैसा अभी किया, इसका ऐसा ही करना है। भाई इतना कर लो, बाकी मैं कल के वीडियो में सारे कल के जो आने वाले उदाहरण और ये आज के बचे हुए सब के सब एक साथ करा दूंगा, जिससे कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये उदाहरण तक का काम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।